नमस्कार दोस्तों, बीइंग विद मी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपको स्वागत है। हम यहाँ बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 14 डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी भिन्न घटते हुए क्रम में है। इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे रखे हैं। तो इसमें से बताना कि कौन से भिन्न घटते क्रम में हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी में दे रखा है, ये ऑप्शन डी में अगर देखेंगे तो ये जो 16/19 और 16/19 और 17/22 और 11/14 को अगर दशमलव में परिवर्तित करने पर अगर 16/19 करेंगे तो यहाँ पे जो है जो हमारी अगली संख्या बनेगी वो ये 0.8421 बनेगी। और अगर ये 17/22 को डिवाइड करेंगे, इसमें 17/22 को डिवाइड करेंगे, 17/22 को डिवाइड करेंगे तो इसमें जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 0.7727। और जो ये हमारी संख्या है ये 11/14 को अगर डिवाइड करेंगे, 11/14 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारी जो संख्या बनेगी ये बनेगी 0.7857। तो इसको आप लोग जो है इसको 16/19, 17/22, 11/14 को सॉल्व करके देख लेना। तो इस प्रकार जो हमारी संख्या बनेगी, इस प्रकार जो हमारी संख्या बटेगी 16/19 ग्रेटर देन 11/14 और ये 17/22। इस प्रकार ये हमारी जो संख्या है ये घटते, अगर दशमलव में परिवर्तित करने पर ये घटते हुए क्रम में दिखाई देगी। इस प्रकार यहाँ जो ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। यदि 15, 25, 30 x का लघुत्तम समापवर्तक 300 हो तो x का न्यूनतम मान क्या है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 11। तो इसमें क्या करना, पहले का इसको आप लोग खुद करिएगा और लगाइएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा और उसका सलूशन दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे करना है इसको। इसमें क्या करना है, जो 15, 25, 30 का है लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना इसका। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 150 आ जाएगा और जो वास्तविक लघुत्तम समापवर्तक आएगा उसको इस मल्टीप्लाई 2 कर देना, 300 आ जाएगा। अब 300 में क्या करना कि 15, 25, 30 के साथ जो 4, 12 और 20 को अलग अलग करने पर और सभी का लघुत्तम समापवर्तक 300 ही आएगा। अब क्या करना है, एक्स का न्यूनतम मान पूछा गया तो न्यूनतम मान क्या लेने के लिए 4 लेने पर इसमें क्या करना है कि 15, 25, 30 एवं 4 कलमा को लघुत्तम समापवर्तक भी 300 ही होगा। तो इसमें क्या करना जो है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसको लोग आप लगाने की कोशिश करिएगा। एक कक्षा में बालकों की माध्य ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, बालिकाओं की माध्य ऊंचाई 55 सेंटीमीटर तथा कक्षा में सभी विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई 57 सेंटीमीटर है। तो कक्षा में बालकों की संख्या का ये जो बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना होगा, यहाँ अनुपात निकालना है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे ये बी वाला सही हो जाएगा, 1:2 आएगा। ये सवाल भी आप ही लोग करिए, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, देखते हैं कौन कौन लोग करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। अपना अपना आंसर लिख के भेजिएगा। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ऑप्शन ए 9.0, ऑप्शन बी 10.0, ऑप्शन सी 10.1, ऑप्शन डी 11.0। तो इस प्रकार हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले डिस्कस कर लेते फिर आंसर बताते हैं। कि माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, मान लिया कि 1 रुपये मान लिया है, और तब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के
क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 10 रुपये पर लाभ कितना हुआ, 1 रुपया लाभ हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, अब लाभ निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे कि 1/10 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर आ जाएगा 10% आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं 10% है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 10% आ गया ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6.5 है और उनका जो गुणोत्तर माध्य 6 है, तो संख्याएं क्या होगी। ऑप्शन ए 6.9, ऑप्शन बी यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं 5, 6, 9, बी 5, 9 और सी 6, 7, डी 4, 9। तो यहाँ बताना है कि जो दो संख्याओं का समांतर माध्य 6.5 है तो उनका गुणोत्तर माध्य 6 है, तो संख्याएं क्या होंगी। इसमें क्या करना, गुणोत्तर माध्य का जो सूत्र होता है यानी कि GM, इसमें होता है √a/6। अब क्या करना है कि अगर इसको विकल्प से लगाएंगे, अगर विकल्प डी ले लेंगे, इसमें अगर विकल्प डी ले लेंगे और जो विकल्प डी में संख्याएं दी रखी हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 आ जाएगा, 4×9 = 36। और अब ये समांतर माध्य निकालना है तो उसका अलग फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है a+b/2। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देना। इस तरह जो है इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, तो आंसर यहाँ पे आएगा 4:9। इसको लगाने की कोशिश करिए, अगर ना लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बलिया। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, 1, 2, 3। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी 2। भारत में राष्ट्रीय खाद्य मिशन को कब से प्रभावी किया गया था। 2007 से 8 की रबी फसल से, 2007-8 की खरीफ फसल से, 2005-6 की रबी फसल से, 2006-7 की खरीफ फसल से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये 2007-8 की रबी फसल से। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशिष्टता होती है। क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता प्रतिशत, और ये है तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन होगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2। हमारा यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा 1 और 2, पहला और दूसरा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि को सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त नाम है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। UNDP की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रतियों पर यानी कि इंडिकेटर्स से बना हुआ है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 10 से बना हुआ है। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसने प्रस्तुत यानी कि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जैकब तथा मेनोट द्वारा, वाटसन तथा क्रिक द्वारा, HG खुराना द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक द्वारा। जो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने DNA की द्विकुंडलिनी संरचना को 1953 में प्रस्तुत किया था। किस सन में किया था, 1953 में। 1953 में प्रस्तुत किया था। और इसके अनुसार जो एक सीढ़ी नुमा भांत DNA का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी
सदृश अर्थात द्विकुंडली डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। ऐसे ऐसे होता है, ये संरचना है। 2001 तथा 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? गोवा में, केरल में, कर्नाटक में, नागालैंड में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नागालैंड में, क्योंकि 2001 से 2011 के मध्य नागालैंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि यानी कि नकारात्मक रही है, और इसमें क्या है 0.06% रही है। और इस अवधि में गोवा की जनसंख्या 8.2%, केरल में 4.9% और कर्नाटक में 15.6% रही है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? निवेश तथा नया प्रवर्तन को बढ़ाना, कौशल विकास में वृद्धि, बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखना, इन सभी उद्देश्यों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इन सभी उद्देश्यों को प्रोत्साहन देना। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों को आरोही क्रम है। तो यहाँ पे ये बताना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों को आरोही क्रम में रखना हुआ है। एंजाइम एक है, विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायोत्प्रेरक है, वायरस है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, बायोत्प्रेरक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायोजैव यानी कि उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। देश में वर्ष 2018-19 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है? भारत संचार निगम लिमिटेड को, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, कोल इंडिया लिमिटेड को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, भारत संचार निगम लिमिटेड को, क्योंकि 2018-19 में हानि दर्शाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड है। कब ये डेटा कब का है? ये 2018 और 19 का है। इसके अनुसार ये जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, इस दर्शाने वाला जो है, इसमें बहुत हानि हुई है इस सन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा ऑप्शन। इससे आप लोगों को मिलान करना है। तो सी का जो है, ए का पहला हो जाएगा नई रोशनी कार्यक्रम यानी कि महिला प्रस्तुतिकरण, और पीएमजी दिशा ये हो जाएगा डिजिटल साक्षरता, और यहाँ पे ये प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा, ये हो जाएगा वित्तीय समावेशन, और ये स्वावलंबन योजना जो दे रखा है इसका हो जाएगा तीसरा, यानी कि ये पेंशन योजना है। 15 दिसंबर 2019 को संपन्न ताइपेई इंटरनेशनल मैराथन 2019 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? एलियट किपचोगे ने, एंडमलॉग विहलो ने, और केने मुम्ब्रू मुंगारा ने, मोहम्मद फुरा ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, केने मुम्ब्रू मुंगारा। दिसंबर 2019 में किन दो देशों के तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2019 आयोजित किया गया था? ये 10 से और 19 दिसंबर के बीच में हुआ था। 10 से और 19 दिसंबर के बीच हुआ था कि मध्य भारत रूस की तीनों सेनाओं यानी कि ट्री सर्विसेज के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2019, ये कहाँ पे हुआ था? ये बबीना, झांसी, उत्तर प्रदेश के पुणे एवं गोवा में आयोजित किया गया था। और भारत और रूसी की सशस्त्र बलों के बीच तीनों सेनाओं के अभ्यास का ये कौन संस्करण था? ये दूसरा संस्करण था। दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा 26वीं वार्षिक
क्रिस्टल अवार्ड की घोषणा की गई थी। इसके जो विजेताओं में इस बार कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शामिल हैं? तो यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दीपिका पादुकोण है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लगाने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हैं कुलदीप यादव। दिसंबर 2019 में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? दिसंबर 2019 में मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, टोनी एन सिंह। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक विटामिन सी यानी कि मिर्च में पाई जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए मिर्च में पाई जाती है। भिंडी में पीत वर्ट सिरा की बीमारी होती है। भिंडी में पीत वर्ट सिरा की बीमारी होती है। ये एक रोग विषाणुजन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी इस विषाणु की वाहक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाई आरेख के अध्ययन, जो नीचे दिए गया पाई रेख का अध्ययन कीजिए और तब प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है मकान पर, वस्त्र पर, भोजन पर, शिक्षा पर और अन्य व्यय पर, और ये टोटल परिवार खर्च का अनुपात बताया गया है। मकान और वस्त्र दोनों को मिलाकर कुल कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है? तो यहाँ पे ये बताना है, जिसमें जो मकान पर व्यय के क्षेत्र के अनुसार जो निर्मित कोण बनेगा, ये हमारा ये जो देखिए यहाँ पे कोण जितना बनेगा, ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। जो मकान पर व्यय किया जा रहा है, ये मकान पर व्यय के क्षेत्र के अनुसार निर्मित व्यय कोण 90 अंश में बनेगा। और जो वस्त्र पर व्यय के क्षेत्र के अनुसार जो कोण बनेगा, यहाँ पे वो देखिए वस्त्र है, तो ये हो जाएगा हमारा 45 अंश कोण बनेगा। अब क्या करेंगे, मकान और वस्त्र के क्षेत्र के अनुसार निर्मित कोण जो 90 अंश बना है और वस्त्र पर 45 अंश बना है, इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तब हमारा ये कितना आ जाएगा, 135 अंश आ जाएगा। अब कह रहा है कि मकान एवं वस्त्र पर संयुक्त व्यय की प्रतिशतता ज्ञात कर दीजिए। प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें करेंगे 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, और इसमें क्या है कि ये जो हमारा कोण होता है 360, यानी कि पूरा ये राउंड होता है 360, तो इसमें करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 75/2 आएगा। और इसको क्या करेंगे, टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो ये 37 सही 1/2% आएगा, 37 सही 1/2%। तो इस प्रकार हम विकल्प में देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सही है, ये ऑप्शन ए सही, 37 सही 1/2%। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। तो इसमें क्या करना है, एक फार्मूला है कि n भुजाओं वाले बहुपद के सभी आंतरिक कोणों का योग। तो जो फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 180। इसी फार्मूला में रख देना है और कुछ नहीं करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब आइए रख के देख लेते हैं। इसमें क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, तो ये जो फार्मूला था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो n की जगह क्या कर देंगे, 4 रख देंगे, और इसमें क्या कर देंगे -2 मल्टीप्लाई 180। अब हमारा जो आंसर आ जाएगा, यहाँ 4 - 2 तो यहाँ 2 बच जाएगा, और इसमें क्या करेंगे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन ऑप्शन सही है। ये देखिए यहाँ 360 आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि a + b x + a + b y बराबर a² - 2ab - b² और a + b x + y बराबर a² + b², तो y बराबर है
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग ही लगाइएगा, और अगर ये नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका सलूशन दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक बार आंसर बता देते हैं कि आंसर कौन सही होगा। इसका ऑप्शन ये सही होगा, -2ab/a+b। क्वेश्चन है, 4 छात्रों को ए, बी, सी तथा डी से नामांकित किया गया है। ए और बी गणित तथा भौतिकी, सी और डी सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र, बी और सी अर्थशास्त्र तथा गणित, और ए और डी भौतिकी तथा सांख्यिकी पढ़ते हैं। इनमें से कौन गणित, भौतिकी तथा सांख्यिकी पढ़ता है? तो इसमें क्या करना है कि एक चार्ट बना लेना है ऐसे, और इसमें क्या करना है, एक तरफ लिख देना है सब्जेक्ट। क्या करेंगे, एक तरफ सब्जेक्ट लिख देंगे और ये कॉलम बनाएंगे 1 2 3। अब इसमें क्या करना है, एक में ए लिख देना, बी, सी, डी। अब उसके अनुसार क्या करना है कि गणित कौन कौन पढ़ता है, जैसे गणित ए पढ़ता है कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बी पढ़ता है और सी पढ़ता है, डी नहीं पढ़ता। इसी प्रकार भौतिकी कौन कौन पढ़ता है, ए पढ़ता है, बी पढ़ता है और डी पढ़ता है। ए, बी और डी पढ़ता है, सी नहीं पढ़ता है। और अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र बी, सी, डी पढ़ते हैं, बी, सी, डी, ए नहीं पढ़ता। और सांख्यिकी क्या कौन कौन पढ़ता है, ए पढ़ता है, सी पढ़ता है, डी पढ़ता है। ए पढ़ता है, सी पढ़ता है, डी पढ़ता है। तो जो उपयुक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि जो आप लोगों ने बनाया है, इसमें क्या है कि जो छात्र ए है गणित, भौतिकी एवं सांख्यिकी दोनों पढ़ता है। इसमें क्या है कि जो सांख्यिकी क्या है, गणित, गणित, भौतिकी एवं सांख्यिकी पढ़ता है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरह चार्ट बनाते जाइएगा, देखिएगा अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे सीता, गीता, राधा, माया और प्रभा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं। राधा माया के दाहिनी ओर उससे तीसरे स्थान पर खड़ी है, और सीता के ठीक बगल में उसके बाईं ओर खड़ी है। राधा प्रभा के दाहिनी ओर खड़ी है, दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। गीता से बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तथा इनमें से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बताना। तो इसमें क्या करना कि एक ऐसे डायग्राम बना लेना। अब इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते रहना। इसमें कह रहा है कि इसमें क्या करना कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सीता, गीता, राधा, माया और प्रभा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं। राधा माया के दाहिनी ओर उससे तीसरे स्थान पर खड़ी है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे डायग्राम बना लेना। अब क्या करना कि इसमें पूछा गया सवाल, राधा माया के दाहिनी ओर उसके तीसरे स्थान पर खड़ी है और सीता के ठीक बगल में उसके बाईं ओर है। तो इसमें क्या करना कि राधा यहाँ, जैसे राधा यहाँ खड़ी है, ये राधा खड़ी हो गई, और राधा के बगल में क्या, सीता खड़ी हो गई है। अब कह रहा है कि जो राधा माया के दाहिनी ओर उससे तीसरे स्थान पर है। तो इसमें यहाँ माया कर देना, माया से ये तीसरे स्थान पर आ गई और उसके माया में सीता आ गई। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा प्रभा के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। राधा प्रभा के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे ये तुम्हारा ये प्रभा हो जाएगी, ये प्रभा हो गई, इसके दूसरे स्थान पर राधा खड़ी हो जाएगी। तो बीच में कौन आ जाएगी, यहाँ पे गीता आ जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि बीच में गीता खड़ी हुई है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें कौन पंक्ति के ठीक बीच में है, तो इसमें गीता है। कुछ मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, उनको सॉल्व करिएगा। अगर यहाँ पे हम सॉल्व कराते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम सॉल्व नहीं करा पाए हैं। तो आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।